हेलो एवरीवन, इट्स योर टर्न पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हमारे चैनल पर आप लोगों के लिए सुपर टेट से संबंधित एक नया फ्री और एक्सक्लूसिव बैच लाया गया था, जिसमें आप लोगों के लिए सभी विषयों की विशेष रूप से तैयारी कराई जा रही है। उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए हम आपके लिए लेकर आए हैं विज्ञान विषय से संबंधित जो आपका सुपर टेट है। उसमें आपका विज्ञान जो है वो 10 मार्क्स का आता है, जिसका आपको सिलेबस प्रोवाइड कराया जा चुका है। जिस किसी ने भी वो सिलेबस नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं, वहाँ आपको वीडियो मिल जाएगी उसकी। तो उसी में हम आपका पहला टॉपिक आता है दैनिक जीवन में विज्ञान। तो आज हम उसी से स्टार्ट करते हैं कि दैनिक जीवन में विज्ञान क्या है और किस तरह से हमारे लिए उपयोगी है और किस तरह से इसके क्वेश्चंस बन सकते हैं आप लोगों के लिए। उस हर संभव प्रयास किया जाएगा जिस जिस तरह के भी क्वेश्चन बन सकते हैं इस चैप्टर से या आने वाले जितने भी चैप्टर्स हैं उन सभी से। साथ ही आप लोगों के लिए एक हर चैप्टर से संबंधित प्रश्नों की एक श्रृंखला दी जाएगी और आपके लिए जो भी पीडीएफ नोट्स दिए जाएंगे वो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो शुरू करते हैं फिर इस चैप्टर को। तो इसमें पहला टॉपिक आता है विज्ञान। तो विज्ञान होता क्या है इस बारे में हम जानते हैं। तो विज्ञान जो है प्रकृति में उपस्थित किसी भी वस्तु, कोई भी वस्तु हो प्रकृति में उपस्थित, ठीक है, जिसके अध्ययन से हमें ज्ञान प्राप्त हो जाए वही विज्ञान है। प्रकृति में उपस्थित जितनी भी वस्तुएं हैं, कोई भी वस्तु हो हमारे आसपास, उससे अगर हमें ज्ञान की प्राप्ति हो रही है उसके अध्ययन से तो वह विज्ञान है। चाहे वह वस्तु पेड़ पौधा हो, जल हो, कुछ भी हो, ठीक है। कोई भी वस्तु हो जिसके अध्ययन से हमें ज्ञान प्राप्त हो वही हमारा क्या है, विज्ञान है। तो अगर हम इसकी सुव्यवस्थित परिभाषा की बात की जाए तो क्या होती है कि प्रकृति में उपस्थित वस्तुओं के क्रमबद्ध अध्ययन से प्राप्त ज्ञान को ही विज्ञान कहते हैं, ठीक है। अर्थात विज्ञान वह व्यवस्थित ज्ञान या विद्या है जो विचार, अवलोकन, अध्ययन और प्रयोग से मिलती है। यानी कि किसी वस्तु से विचार करने पर, उसके अवलोकन करने से, उस पर अध्ययन करने से तथा उस पर प्रयोग करने से जो भी हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है वही क्या कहलाता है, विज्ञान कहलाता है। और जो किसी अध्ययन के विषय की प्रकृति एवं सिद्धांतों को जानने के लिए किए गए हो, जो ये भी प्रयोग और विचार अवलोकन है, ये किसी अध्ययन के लिए किए गए हो तभी वह विज्ञान के अंतर्गत आएगा, ठीक है। तो आप इस तरह सीधे सीधे समझ सकते हैं कि प्रकृति में उपस्थित वस्तुओं के क्रमबद्ध अध्ययन से जो भी ज्ञान प्राप्त होता है वही विज्ञान कहलाता है, ठीक है। अब आप बात करें विज्ञान का दैनिक जीवन में उपयोग क्या है। तो देखते हैं, विज्ञान ने हमारे जीवन को बहुत प्रभावित किया है। हमारे दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति में भी वैज्ञानिक आविष्कार, आधुनिक तकनीकों का महत्वपूर्ण योगदान है। चाहे वह आपका फ़ैन हो, टीवी हो, लाइट हो, कुछ भी हो, जिसमें आपकी वैज्ञानिक आविष्कार और तकनीकी जुड़ी हुई हैं, हमारे आसपास रहती हैं। आपके फ़ोन हैं, अभी जो आप वीडियो देख रहे हैं ये भी एक विज्ञान के द्वारा ही आप वीडियो देख पा रहे हैं। इसमें विज्ञान का क्या है, एक महत्वपूर्ण योगदान है जिसके द्वारा मोबाइल का आविष्कार हुआ। आप यहाँ घर बैठकर अपने किसी भी चीज़ को देख सकते हैं, किसी भी चीज़ से बातें कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सभी चीज़ें क्या हैं, हमारे दैनिक जीवन में विज्ञान के द्वारा परिवर्तन है। तो इसके बारे में हम अभी आगे पढ़ेंगे। तो देखिए, विज्ञान के नियम और सिद्धांत के अनुप्रयोग से मानव के हित में जो भी संसाधन का निर्माण हुआ है वही क्या कहलाता है, प्रौद्योगिकी। तो अगर प्रौद्योगिकी की डेफिनेशन की बात की जाए तो विज्ञान के नियम एवं सिद्धांतों के अनुप्रयोग के द्वारा मानव हित में संसाधनों का निर्माण ही क्या कहलाएगा। ये आपको ध्यान रखना है, जो भी संसाधनों का निर्माण होता है वो क्या कहलाता है, प्रौद्योगिकी। इंग्लिश में इसे कहते हैं टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं। आगे आता है कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास से मानव जीवन में परिवर्तन। तो हम पढ़ेंगे कि किस तरह से विज्ञान और प्रौद्योगिकी ने, साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने मानव के जो जीवन है उसमें क्या क्या परिवर्तन लाए हैं, ठीक है। तो पहला क्षेत्र अगर देखा जाए तो संचार के क्षेत्र में एक बहुत ही बड़ा परिवर्तन लाया गया है विज्ञान के द्वारा। पहले किसी से भी, अगर दूर स्थित किसी भी व्यक्ति से अगर बात करनी होती थी या संचार उससे करना होता था तो काफ़ी समय लगता था। चिट्ठी के द्वारा या तो भेजा जाता था या फिर पैदल जाकर ही बात कर सकते थे। इस तरह से संचार में पहले बहुत ही कठिनाइयाँ होती थी, लेकिन अब विज्ञान और प्रौद्योगिकी के माध्यम से संचार काफ़ी सहज हो गया है। तो देखिए किस तरह से है कि कंप्यूटर के आविष्कार के बाद संचार के क्षेत्र में नित नए आयाम स्थापित हो रहे हैं। आप सभी लोग जानते हैं कि कंप्यूटर से आप ईमेल वगैरह कर सकते हैं, फेसबुक है, ट्विटर वगैरह है, ये सभी क्या है, कंप्यूटर के द्वारा संचार के क्षेत्र में ही क्या है, एक विकास है, ठीक है। आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है इसमें कि भारतीय डाक विभाग ने वर्ष 2001 में नवीन डाक सेवा प्रारंभ की, जिसे ई पोस्ट के नाम से
जिसे यहाँ पर जिसे होना चाहिए था, जिसे ई पोस्ट के नाम से जाना जाता है। आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारतीय डाक विभाग द्वारा 2001 में नवीन डाक सेवा जो प्रारंभ की गई थी उसका नाम क्या है? उसका नाम है ई पोस्ट, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक पोस्ट जिसे कहते हैं, ठीक है। और संचार के क्षेत्र में अन्य कई माध्यम है, जैसे आपका वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है, वाईफाई है, बाईमैक्स है। इन सभी टेक्नोलॉजी के द्वारा संचार के क्षेत्र में काफ़ी व्यापक परिवर्तन हुआ है, जो कि मानव के लिए बहुत ही क्या है? उपयोगी है, समय की बचत करता है, ठीक है। तो आपके लिए एक डायग्राम भी दिया गया है, देखिए किस पहले यहाँ पर चिट्ठियों के द्वारा किया जाता था, लेकिन अब कंप्यूटर और उसके द्वारा ईमेल है, नोट्स हैं, इनके द्वारा भेजा जा सकता है, ठीक है। ट्विटर वगैरह इन सब के द्वारा हम एक दूसरे से कई लंबी दूरी पर इससे संचार कर सकते हैं, ठीक है। अगला आता है चिकित्सा के क्षेत्र में टेक्नोलॉजी और साइंस का क्या इफेक्ट है, तो वो देखते हैं। तो चिकित्सा के क्षेत्र में पहले बहुत सारी बीमारियां होती थी जिनका इलाज नहीं हो पाता था जल्दी समय पर, लेकिन अब टेक्नोलॉजी आने के कारण अब हर एक बीमारी का इलाज तुरंत समय पर ही संभव है। तो देखते हैं कि किस तरह से है कि चिकित्सा के क्षेत्र में भी बहुत तीव्र गति से विकास हुआ है। हैजा, मियादी बुखार आदि के सफल इलाज हेतु नई औषधियों की खोज हुई है। इनका पर्याप्त उत्पादन भी हो रहा है। साथ ही साथ आप देखेंगे कि चेचक, हैजा, काली खांसी, पोलियो, टीबी, ये बहुत ही खतरनाक बीमारियां हुआ करती थी। इनके अब प्रतिरोधी टीके भी बना लिए गए हैं, ठीक है। और आप लोग जानते हैं कि नई नई मशीनें अब बन गई हैं जिनके द्वारा चिकित्सा के क्षेत्र में काफ़ी व्यापक सुधार हुए हैं, जिसमें आपका अल्ट्रासाउंड, एक्सरे, एंडोस्कोपी, इन सभी के द्वारा क्या होता है? शरीर के आंतरिक अंदरूनी भागों की जांच की जाती है, ठीक है, जिससे घातक बीमारियों की रोकथाम में सफलता मिलती है, ठीक है। तो यहाँ देखिए आप लोगों के लिए एक डायग्राम दिया गया है, जो कि क्या है? एक सीटी स्कैनर का डायग्राम है, जिसके द्वारा क्या होता है? मानव के मस्तिष्क की जांच की जाती है, जिससे मस्तिष्क में जो भी विकार हैं किसी व्यक्ति को, तो उसकी जांच करके उसका सही तरीके से इलाज संभव हो जाता है, ठीक है। अगला देखते हैं कृषि के क्षेत्र में किस तरह से टेक्नोलॉजी और साइंस ने परिवर्तन लाया है, वो देखते हैं। पहले ज़माने में आप सभी लोग जानते थे कि खेती जो थी वो हल और बैल के द्वारा की जाती थी, लेकिन आधुनिक युग में कृषि के आधुनिक उपकरण आ गए हैं, उन्नतशील बीज आ गए हैं, उर्वरक आ गए हैं, जिनके द्वारा खेती करना बहुत ही आसान हो गया है, ठीक है। तो कृषि खाद्यान्न के लिए नई नई क्रांतियां चली थी, जिसमें आप लोग जानते हैं सभी लोग कि हरित क्रांति थी, पीली क्रांति थी, भूरी क्रांति थी। ये सभी क्रांतियां किससे संबंधित है? कृषि से संबंधित है। हरित क्रांति आपकी गेहूं से, गेहूं और चावल। पीली क्रांति आपकी तिलहन से है, और वहीं भूरी क्रांति आपकी किससे संबंधित है? जो आपके उर्वरक है उनसे संबंधित है, भूरी क्रांति। आप सभी लोग ये जानते हैं, ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग इन्हें नोट भी करते रहें। और आपके लिए एक यहाँ पर ये है कि जहाँ जल की उपलब्धता का अभाव होता है, वहाँ पर जहाँ पर जल की उपलब्धता कम होती है, वहाँ पर छिड़काव तंत्र या ड्रिप तंत्र विधि का प्रयोग किया जाता है खेती के लिए। ये आप लोग विशेष ध्यान रखेंगे। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि जहाँ जल की कमी होती है या जल का अभाव होता है, वहाँ पर खेती किस तरह से की जाती है? तो वहाँ ड्रिप तंत्र विधि के द्वारा जल की पूर्ति की जाती है, ठीक है। आप लोगों के लिए यहाँ पर ये खेती के कई सारे उपकरण दिए गए हैं, जिसमें हैरो है, आपका कल्टीवेटर वगैरह, ट्रैक्टर है, ये सभी चीज़ें होती हैं, ठीक है। अगला आता है अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में किस तरह से विज्ञान ने मानव में परिवर्तन लाया है। तो देखिए, भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक डॉक्टर विक्रम साराभाई थे। आप सभी लोग जानते हैं ये जो डॉक्टर विक्रम साराभाई थे, इन्होंने वर्ष 1962 में भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति, आप सभी लोग जानते हैं जिसे इनको स्पार के नाम से जाना जाता है, जिसकी स्थापना किसने की थी? विक्रम साराभाई की अध्यक्षता में इनकी स्थापना की गई थी 1962 में, ठीक है। और साथ ही साथ 1969 में इसरो की, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन जिसे कहा जाता है इसरो, उसकी स्थापना की गई थी, ठीक है। और इनके द्वारा ही कई सारे सैटेलाइट्स हैं, ये सभी चीज़ें अंतरिक्ष में छोड़ी जाती हैं। तो देखिए हमारे पास जो उपग्रह है, राष्ट्रीय उपग्रह, वो कौन कौन से है? एक है इनसैट, आप सभी लोग जानते हैं इनसैट जो है एक भारत का एक बहुत ही बड़ा उपग्रह है, अत्याधुनिक उपग्रह है, जिसके द्वारा दूरसंचार के जितने भी आपके दूरदर्शन है, प्रसार है, मौसम विज्ञान, प्राकृतिक आपदाएं, इन सभी की चेतावनी के लिए यह उपग्रह है, ठीक है। और दूसरा है आपका एक IRS। IRS जो उपग्रह है, ये क्या है आपका? ये आपका प्राकृतिक संसाधनों के सर्वेक्षण के लिए जो है, उसके लिए ये IRS उपग्रह है। आप लोगों के लिए ध्यान रखना है, जो इनसैट है वो क्या है? उपग्रह दूर संचार साधनों के लिए है। वहीं IRS क्या है? प्राकृतिक संसाधनों के लिए। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और आप लोग इसमें एक चीज़ और ध्यान रखेंगे, एक आपने सुना होगा PSLV, ठीक है, और एक आपने सुना होगा GSLV, ठीक है। GSLV और PSLV आपने रॉकेट सुने होंगे। जो PSLV रॉकेट होता है,
ये क्या होता है, दूर स्थित जो अगर दूर पृथ्वी की कक्षा से अगर दूर कहीं भेजना है किसी भी उपग्रह के लिए तो PSLV के द्वारा भेजा जाता है, और अगर पृथ्वी की कक्षा में ही भेजना है किसी को तो वो GSLV के द्वारा भेजा जाता है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। साथ ही साथ एक और आप ध्यान रखेंगे कि एक है एडूसैट, ठीक है। एडूसैट एक उपग्रह है जो कि भारत के द्वारा छोड़ा गया था 2004 में, ठीक है। 2004 में छोड़ा गया था, ये आपको ध्यान रखना है। 2004 में एडूसैट नाम का एक उपग्रह छोड़ा गया था जो कि किसके लिए, जो कि शिक्षा के लिए समर्पित है। ये आपको ध्यान रखना है, शिक्षा के लिए समर्पित उपग्रह एक ही है भारत का जिसका नाम है एडूसैट, और 2004 में इसे छोड़ा गया था, ठीक है। आप लोग इसे ध्यान रखेंगे। बाकी आप सभी लोग जानते हैं कि अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे, यूरी गैगरिन। अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम भारतीय कौन थे, तो वो थे राकेश शर्मा। और अगर प्रथम भारतीय महिला की बात की जाए तो वो आपकी कौन थी, कल्पना चावला, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं इसी में तो अंतरिक्ष का हो गया, अंतरिक्ष संबंधी आप लोग जान गए हैं। अगला आता है शिक्षा के क्षेत्र में। तो शिक्षा के क्षेत्र में विज्ञान और प्रौद्योगिकी ने किस तरह से नए नए सुधार लाए हैं वो जानते हैं। कि शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षा के स्तर को सुधारने के लिए ICT एक योजना शुरू की गई है। आप सभी लोग जानते हैं ICT जो कि क्या है, इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी से संबंधित है, कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन जिसे कहते हैं, ठीक है। इसकी स्थापना हुई थी सन 2004 में। आप लोग ये ध्यान रखेंगे ICT की स्थापना कब हुई, 2004 में। ये पूछा जा सकता है क्वेश्चन, ठीक है। इसके अंतर्गत मुख्यतः छात्रों को अपने ICT कौशल क्षमता बढ़ाने के लिए जो भी कंप्यूटर से संबंधित सहायक शिक्षण प्रक्रिया होती है उसके माध्यम से नए नए सीखने के अवसर प्रदान किए जाते हैं। और इसके द्वारा सामाजिक, आर्थिक और डिजिटल और अन्य जितने भी भौगोलिक रूप से जितने भी बच्चे के शिक्षा में जितने भी सुधार किए जा सकते हैं वो सभी संभव सुधार किए जाते हैं ICT के द्वारा, ठीक है। देखिए ICT के द्वारा ह्यूमन लाइफ है, ई लर्निंग है, ई मीटिंग है, गुड गवर्नेंस है, ये सभी चीज़ें क्या हैं, ICT के द्वारा ही जुड़ी हुई हैं, जिसके द्वारा बच्चा आसानी से सीख लेता है, ठीक है। अगला है ऊर्जा के क्षेत्र में। तो ऊर्जा के क्षेत्र में भी काफ़ी व्यापक जो आपका साइंस है इसने बहुत ही तरक्की की है। तो देखिए, अनुमानतः वर्तमान और भविष्य की ऊर्जा की मांग को देखते हुए विश्व भर में स्वच्छ और नवीनीकरण ऊर्जा के जो स्रोत हैं, आप लोग के लिए पहले मैं बता दूं कि नवीनीकरण ऊर्जा के दो होते हैं ऊर्जा के स्रोत, एक होता है नवीकरणीय, एक होता है अनवीकरणीय, ठीक है। तो नवीकरणीय जो भी स्रोत हैं वो पहले से ही हैं, जिन जो मतलब कभी ख़त्म नहीं होंगे, अनुमानतः कभी भी ख़त्म नहीं होंगे। और जो आपके अनवीनीकरणीय स्रोत हैं वो जल्दी ही समाप्त हो जाएंगे, ठीक है। तो नवीकरणीय और अनवीकरणीय आप लोग जान गए होंगे। नवीकरणीय जो ऊर्जा के स्रोत हैं उसमें आपका सूरज है, पवन है, जल है, बायोगैस है, समुद्री, नाभिकीय एवं भूतापीय ऊर्जाएं हैं। ये सभी क्या आती हैं, आपकी नवीकरणीय स्रोत के अंतर्गत आती हैं, ठीक है। वहीं अनवीकरणीय में पेट्रोल, कोयला, केरोसिन, ये सभी आपके अनवीकरणीय स्रोत हैं, ठीक है। तो इन सभी चीज़ों को बढ़ावा दिया गया है। इसके प्रयोग से पर्यावरण के क्षति और ग्लोबल वार्मिंग से भी बचा जा सकता है, ठीक है। वर्तमान में जितने भी आपके नवीकरणीय स्रोत हैं उन पर ज़्यादा बल दिया जा रहा है, ठीक है। तो इसी क्रम में जो भारत के द्वारा जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय मिशन योजना की शुरुआत की गई थी, ठीक है। और ये कब शुरुआत की गई थी, आप लोग ध्यान रखेंगे, 11 जनवरी 2010 को इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। और 2022 तक 20,000 मेगावाट का सौर ऊर्जा जो आपका संयंत्र था वो लगाने का इसका संकल्प था 2022 तक। तो 2022 में ये पूरा हो जाएगा, कितने, 20,000 मेगावाट का। ये आपको ध्यान रखना है, जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय सौर मिशन के द्वारा, ठीक है। सौर ऊर्जा से संबंधित ये राष्ट्रीय मिशन है, ठीक है। और ऊर्जा के संसाधन आप लोग के लिए अभी मैंने बता दिए, नवीकरणीय संसाधन है और ये दूसरे हैं अनवीकरणीय। नवीकरणीय में आपका सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल विद्युत, बायोगैस, भूतापीय, ठीक है, कचरे से संबंधित और ज्वारीय ऊर्जा है। वहीं जितने भी आपके परमाणु ऊर्जा, कोयला, पेट्रोलियम, सेल गैस, प्राकृतिक गैस, ये सभी क्या है आपके अनवीकरणीय है। इसमें आपका प्राकृतिक गैस पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके अलावा भी विज्ञान ने कई सारे आपके कई क्षेत्रों में आपको मदद करा है। जैसे उद्योग के क्षेत्र में है, नए नए आपके कारखाने बन रहे हैं, ये सभी चीज़ें, ठीक है। और जितने भी आपके चिकित्सा, परिवहन के क्षेत्र में भी कई विकास किए गए हैं विज्ञान के द्वारा। देखिए, मेट्रो ट्रेन है, बुलेट ट्रेन है, हवाई जहाज वगैरह, ये सभी क्या है, परिवहन के क्षेत्र में विकास हुआ है। तो ये सभी चीज़ें आप लोग जानते हैं। तो जो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट इस चैप्टर से बन सकता था उसके लिए आपके लिए ये लाया गया था। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप वीडियो को लाइक करें। यदि आपको किसी भी टॉपिक में दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। साथ ही आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी अपनी क्वेरीज़ को पुट कर सकते हैं, ठीक है। और यदि आपको इसकी PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है।
और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।